हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से केंद्रीय बजट 2019-20 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा से पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम पंकज है, पंकज कुमार। मैं सुपर 50 GS वर्ल्ड नामक एक संस्था, सिविल सर्विस की संस्था चलाता हूं, जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से 2019 में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सिविल सर्विस, जैसे यूपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, जेपीएससी, जो भी एग्जाम अभी होने वाले हैं वर्ष 2019 में, उसके लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट माना जाता है बजट। उसी बजट पर आज हम चर्चाएं करने वाले हैं। देखिए, इसको मैंने बहुत सारे बिंदुओं पर बांटा हूँ। थोड़ी सी बजट का परिचय, सामान्य इतिहास, सामान्य परिचय, कुछ आंकड़े जो हमें जानने चाहिए। बजटीय घाटा होता है, कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल फैक्ट है, इसको भी थोड़ी बहुत हम चर्चाएं करेंगे। अभी बहुत बड़ा बदलाव एक इनकम टैक्स में आया है, उस पर हम लोग थोड़ा देखेंगे। और विभिन्न मत जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको याद करना होगा। अभी मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी का बजट चर्चा करने से पहले थोड़ा सा बजट के बारे में 2-4 चीजें मैं बता दूं आपको कि बजट आखिर होता क्या है। तो बजट एक सामान्य है कि आय और व्यय, भारत सरकार की जो आय है और व्यय है, उसी के लेखा जोखा को सामान्य भाषा में बजट कहते हैं। और यह जो बजट बनाया जाता है हमेशा आगामी वर्ष के लिए, अपकमिंग ईयर के लिए बनाया जाता है। बजट बनाने की जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे वित्त मंत्रालय को है। ध्यान में रखेंगे, बजट हमेशा आगामी वर्ष के लिए बनाया जाता है। ये बजट की शुरुआत कब हुई, उस पर थोड़ी सी बात करें। बजट का इतिहास, तो भारत में पहली बार बजट रखने का श्रेय जेम्स विल्सन को जाता है, जिसने 18 फरवरी 1860 को पहला बजट रखा था। इसी कारण इसको हम लोग भारतीय बजट के जनक के तौर पर भी जानते हैं। यह बजट तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में रखा गया था। आगे थोड़ी सी बजट के बारे में, जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो उस समय पहला बजट रखने का श्रेय जाता है आर.के. शनमुखम चेट्टी को, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को देश का बजट रखा था। गणतंत्र भारत का पहला बजट रखने का श्रेय जाता है जॉन मथाई। और हम ये तो थोड़ा सा बजट का इतिहास का चर्चा हुआ, हम आज की बजट की चर्चा करेंगे। इससे पहले इतिहास में एक और फैक्ट छुपा हुआ है जो अक्सर एग्जामों में पूछता है, वो है कि जब पहली बार बजट जेम्स विल्सन ने रखा तो वह एक एकल बजट था, एक ही बजट था। आम बजट और रेल बजट एक ही बजट था। उसको 1924 ईस्वी में एक वर्त समिति की सिफारिश पर 2 हिस्सों में कर दिया गया, एक आम बजट और दूसरा रेल बजट। क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट रेल के विस्तार में, विकास में जाता था, इसलिए आम बजट और रेल बजट को 1924 में एक वर्त समिति की सिफारिश पे अलग अलग किया गया। और हाल ही में एनडीए की सरकार आई, मोदी साहब की सरकार आई, तो इस बजट को पुनः 2017 में देवराय समिति की सिफारिश पर एक कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, इसमें भी बहुत सारे फैक्ट छुपे हुए हैं। जितनी चीजों को मैं बोला, इसके इतिहास के पन्नों से जुड़े हुई बातों को गौर करेंगे इसमें। आइए हम अभी के बजट पर चर्चा करें। इस वर्ष का बजट 1 फरवरी 2019 को रखा गया है। माननीय पीयूष गोयल, जो कार्यकारी वित्त मंत्री हैं, हमारे जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनकी अस्वस्थता के कारण इस वर्ष का बजट याद रखेंगे पीयूष गोयल जी ने रखा है, जो कार्यकारी वित्त मंत्री हैं। और यह सरकार का अंतरिम बजट कहलाएगा, क्योंकि सरकार का यह अंतिम कार्यकाल चल रहा है, 5वां साल चल रहा है। ध्यान रखें। आइए हम कुछ आंकड़ों पर चर्चा करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हमारे देश का जो 2019-20 का जो कुल बजट है वह 27.84 लाख करोड़ रुपए। गौर से ध्यान में रखिएगा, 27.84 लाख करोड़ रुपए वर्ष 2019-20 का बजट है। ये जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। कितना अधिक है? तो 13.3% की वृद्धि इस वर्ष हुई है। दोनों तथ्य हैं सो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान में रखेंगे। कितनी वृद्धि हुई है? 13.3% की वृद्धि हुई है। बजटीय थोड़ी संरचना हम लोग देख लें। बजट में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, तो क्या है आय हमारा, उस पर थोड़ी सी बात करें। आय बोले तो कुल प्राप्तियां, कुल प्राप्तियों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। राजस्व आय हमारा जो है
91% 45% और पूंजीगत जो आय है वो 8.53% है। ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब एक तो फैक्चुअल डाटा है, दूसरा एक स्टेटमेंट बेस्ड भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूंजीगत आय की अपेक्षा राजस्व आय अधिक है, ये सब भी ध्यान में रखेंगे। इससे पूंजीगत प्राप्तियों आय में आप गौर से देखें तो एक होता है कर राजस्व, एक होता है कर भिन्न राजस्व। एक कर राजस्व 89.31% है और गैर कर राजस्व या कर भिन्न राजस्व, जिसको मोस्टली कर भिन्न राजस्व ही कहा जाता है, अभी 10.69% है। इधर आइए कुल व्यय की बात करें तो कुल व्यय को भी दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। ये जो राजस्व व्यय है वो 87.93% है और पूंजीगत व्यय जो है 12.07% है। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि पूंजीगत व्यय की अपेक्षा राजस्व व्यय ज्यादा होता है। और सरकार का जब आय कंप्लीट नहीं हो पाता, व्यय से अगर कम होता है आय, तो उसकी पूर्ति के लिए सरकार है सो निवेश करती है, सरकारी कंपनियों को, सरकारी प्रॉपर्टी को बेची जाती है, उससे भी कुछ राजस्व जुड़ाए जाते हैं। और सार्वजनिक ऋण, सरकार के खर्च जब पूरे नहीं होते तो सरकार हमसे कुछ ऋण लेती है। हमारे देश की भारत सरकार कुछ ऋण लेती है, सरकार के ऊपर जो ऋण रहता है, चाहे वो आंतरिक ऋण रहे यानी देश के अंतर्गत लिया गया ऋण रहे या विदेशों से लिया गया ऋण रहे, दोनों ऋणों को कहा जाता है सार्वजनिक ऋण। तो इस तरीके से यह जो पार्ट है हमारा वो कुल आय का है, कुल प्राप्तियों का है, यह जो पार्ट है हमारा कुल व्यय का है। तो इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, आपके एग्जामिनेशन में से ध्यान में रखेंगे इसको। दूसरे बिंदु में बात करें हम बजटीय घाटा से, यह कॉन्सेप्चुअल तथ्य है, लेकिन इसके आंकड़ों पर मैं बात करता हूं, कुछ चर्चाएं मैं इस पर भी करूंगा। बहुत तरह की बजटीय घाटाएं हैं। देखिए, पहला घाटा मैं लिखा हूं राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट 3.4% है। दूसरा है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट 2.2% है। और प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट, जो 0.2% है। ये होता क्या है राजकोषीय घाटा? तो राजकोषीय घाटा जो है सरकार का मूल बड़ा घाटा है, सबसे बड़ा घाटा माना जाता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय माइनस कुल आय उधारियों को छोड़कर, और यह जो सरकार का इस वर्ष का 2019-20 का है वह है 3.4%। राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व व्यय में से राजस्व आय को माइनस कर दे, घटा दे, तो आ जाएगा आपका राजस्व घाटा। यह जो है 2.2% है सरकार। प्राइमरी घाटा, प्राथमिक डिफिसिट क्या है? तो जो हमने अभी राजकोषीय घाटा निकाला उसमें से आप ब्याज के भुगतान को घटा दें तो वह कहलाता है प्राथमिक घाटा। ये तीनों कॉन्सेप्चुअल फैक्ट मैंने आपको डिफाइन किया, आप इस डेफिनेशन को भी थोड़ा ध्यान में रखें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके आंकड़ों को ध्यान में रखें। इसको कभी क्रम से सजाने के लिए पूछता है, छोटे से बड़े घाटे को सजाइए, बड़े से छोटे घाटे की ओर सजाइए, सबसे बड़ा घाटा कौन, सबसे छोटा घाटा कौन, वगैरह वगैरह बहुत सारे फैक्ट हैं। तो सबसे बड़ा घाटा देखने से आपको पता चल रहा है कि राजकोषीय घाटा है, सबसे छोटा घाटा है प्राथमिक घाटा है, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा आप ऐसे भी सजा सकते हैं इसको, आपके मूलतः आप ध्यान में रखेंगे। अगले बिंदु पर हम बात करें, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इस वर्ष के आयकर पे। सरकार ने बहुत बड़ा राहत दिया है आम जनता को। क्या राहत? तो पिछले साल 2.5 लाख पे छूट था, इस साल जस्ट इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। 5 लाख पर आयकर पे छूट दी गई है, जिससे लगभग भारत के 3 करोड़ लोगों को फायदा होने वाला है। 3 करोड़ लोग इस दायरे से बाहर आ गए। ये बहुत बड़ा बदलाव है, ध्यान में रखेंगे। 5 लाख रुपए तक के इनकम अर्जित करने वाले लोगों को इसमें छूट दी गई। ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। ये जो इनकम टैक्स होता है वो इनकम टैक्स की धारा अधिनियम 80C के तहत दिया जाता है, उसको ध्यान में रखना। बड़ा बदलाव है। आइए, जिससे एग्जामिनेशन में बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, उस फैक्टों पर, विभिन्न मदों पर बात करें कि किस किस पर सरकार ने क्या क्या ध्यान दिया। ये आंकड़े हैं, थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, बस ये समझे। सबसे बड़ा बदलाव हम किसानों की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई है, जिसके तहत भारत में 2 हेक्टेयर भूमि किसान वाले किसानों को 6,000 रुपए
वर्ष में देने का प्रावधान किया गया है। ये 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। कितनी राशि दी जाएगी? 6000 प्रतिवर्ष दिया जाएगा, जिससे लगभग भारत के 12 करोड़ किसान लाभान्वित होने वाले हैं। अगले बिंदु पर बात करें, सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो पहले से चलता आ रहा है उसके लिए आवंटन 750 करोड़ रुपए किया है। ये सब बड़े बड़े बदलाव हैं देश के। रक्षा बजट को बढ़ाया गया है इस बार। रक्षा बजट हमारा 3.05 लाख करोड़ है। रेलवे के विकास के लिए 1.58 लाख करोड़ का राशि प्रावधान किया गया है। मनरेगा के लिए जो पिछले साल कम था इस वर्ष बढ़ाया गया 60,000 करोड़। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ राशि आवंटित की गई। महिला सुरक्षा के लिए 1330 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। ये सब फैक्चुअल डाटा है जो बिना मेंशन व्यू से अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ अन्य बातों पर चर्चा करें। सरकार ने पिछले कई बजटों में एम्स की घोषणाएं की, स्थापित की, स्थापना का क्रम चल रहा है और इस वर्ष भी 22वां एम्स भारत के हरियाणा में खोलने की सरकार ने घोषणा की है इस बजट में। गर्भवती महिलाओं को 26 महीने के मैटरनिटी लीव देने की सरकार ने घोषणा की। उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन देने की बात आई और साथ ही साथ याद रखिए पिछले पूर्व के बजटों में लगभग 6 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। 15,000 तक कमाने वाले मजदूरों को श्रम योगी मानधन योजना के तहत 3,000 मासिक पेंशन देने की सरकार ने घोषणा की है, जिसका उम्र 60 वर्ष से अधिक है उन लोगों को इससे लाभ मिलेगा और इससे भारत के लगभग 10 करोड़ असंगठित क्षेत्र के लोग लाभान्वित होने वाले हैं। आगे थोड़ी और एक दो फैक्ट देखें। मजदूरों की अचानक मौत पर सरकार ने 6 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। ऐसा नहीं है कि यही सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन अभी ये 1-2 दिनों के बजट जो आए इसमें मैं एक संक्षिप्त चर्चा और एक जानकारी मैं आपको दे रहा था कि कैसे आखिर किन फैक्टों को पढ़ा जाए कि आने वाले प्रतियोगी जो भी आप परीक्षार्थी हैं या जो भी एग्जाम है वर्ष 2019 के लिए अच्छे से अच्छे बड़े महत्वपूर्ण तथ्य को, फैक्ट को, डाटा को हम कलेक्शन करें और आप अच्छे से अच्छे सफलताएं पाएं। मैं इस संक्षिप्त जानकारी में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इन डाटाओं को आप ध्यान से पढ़ें और इसके अलावा थोड़ी सी और विस्तृत जानकारियाँ बजट करते हैं। थैंक यू।